आज की इस चर्चा में हम 20वीं सदी के मध्य में हुए एक बेहद दिलचस्प और बौद्धिक विद्रोह की बात करेंगे। एक ऐसा विद्रोह जिसने हिंदी कविता की पूरी दिशा ही बदल दी, और वो भी सिर्फ एक क्रांतिकारी विचार के साथ कि शब्द ही कविता का असली मालिक है। हम बात कर रहे हैं नकेनवाद की। हम अक्सर मानते हैं कि भाषा सिर्फ विचारों या भावनाओं को जताने का एक जरिया भर है, लेकिन क्या हो अगर भाषा खुद में ही एक पूरी की पूरी स्वतंत्र सत्ता हो? बस यही वो चिंगारी थी जिसने पटना से उठे इस ऐतिहासिक साहित्यिक आंदोलन को जन्म दिया। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम इस नकेनवाद विद्रोह की जमीन को समझेंगे, फिर इनके मूल काव्य सिद्धांतों पर बात करेंगे। इसके बाद नकेनवाद और प्रयोगवाद की उस मशहूर टक्कर को देखेंगे, उन तीन दिग्गजों के बारे में जानेंगे जिन्होंने इसकी नींव रखी, और आखिर में देखेंगे कि उनकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, नकेनवाद विद्रोह, यथास्थिति को चुनौती। इस पूरे वैचारिक मंथन को समझने के लिए हमें 1940 और 50 के दशक वाले पटना शहर में चलना होगा। उस वक्त हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का भारी दबदबा था। प्रयोगवाद ने कविता में नए प्रयोग तो किए थे, लेकिन धीरे धीरे कविता अत्यधिक बौद्धिकता और पश्चिमी प्रभाव के भारी बोझ तले दबने लगी थी। ऐसा लगने लगा था मानो कविता की अपनी सहज आत्मा ही कहीं खो रही है। ठीक इसी समय पटना की जमीन से एक असंतोष ने जन्म लिया। यह सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं था, बल्कि हिंदी कविता को उसकी जड़ों और भाषा की असली ताकत से वापस जोड़ने की एक जबरदस्त पुकार थी। अब इस आंदोलन के नाम को ही ले लीजिए। नकेनवाद कोई भारी भरकम अकादमिक शब्द नहीं है, बल्कि ये इसके तीन संस्थापकों नलिन विलोचन शर्मा के न, केसरी कुमार के क और नरेश मेहता के न को मिलाकर गढ़ा गया एक बड़ा ही क्रिएटिव नाम है। ये नामकरण का तरीका ही अपने आप में बताता है कि ये आंदोलन अपने रचनाकारों के सामूहिक और मानवीय प्रयास से कितने गहरे स्तर पर जुड़ा था। उन्होंने किसी विदेशी विचार को कॉपी नहीं किया, बल्कि अपनी ही मिट्टी से एक नया विचार खड़ा कर दिया। भाग 2, मुख्य काव्य सिद्धांत, शब्द ही सर्वोपरि। तो आखिर इनका असली फलसफा था क्या? इनका सबसे बड़ा और क्रांतिकारी विचार ये था कि भाषा महल एक औजार या वाहन नहीं है। अगर भाषा सिर्फ औजार है तो वो पुरानी पड़ सकती है, लेकिन नकेनवादियों ने एक पूरी तरह से अलग घोषणापत्र सामने रखा, जिसने कविता में भाषा के मायने ही बदल दिए। अगर हम हिंदी कविता के विकास को देखें तो ये तीन पड़ाव बड़े दिलचस्प हैं। छायावाद के युग में भाषा को केवल भावनाओं की दासी माना जाता था, यानी भाषा का काम सिर्फ आंसू हो या प्रेम को व्यक्त करना था। इसके बाद प्रयोगवाद आया, जिसने भाषा को बौद्धिकता और जटिल विचारों का एक ठंडा सा उपकरण बना दिया। लेकिन नकेनवाद ने ऐलान किया कि भाषा स्वयं में एक स्वतंत्र और स्वायत्त सत्ता है। भाषा साधन नहीं, साध्य है। उन्होंने हिंदी कविता को बचाते हुए ये स्थापित किया कि शब्द अपने आप में ही कविता है। इनका जो घोषणा पत्र था वो एकदम साफ और बागी तेवर वाला था। उन्होंने न केवल झूठी भावुकता को खारिज किया, बल्कि उन पश्चिमी प्रतीकों को भी नकार दिया जो प्रयोगवाद में थोपे जा रहे थे। उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्हें एक शुद्ध, प्रामाणिक भाषाई जागरूकता चाहिए थी। उन्होंने शब्द के कई अर्थों और उसकी गहराई पर जोर दिया। उनका मानना था कि कविता सीधे असल जिंदगी के अनुभवों से उपजनी चाहिए, न कि किसी बनावटी बौद्धिकता से। वे छंदों की बेड़ियों से आज़ादी तो चाहते थे, लेकिन लय और संगीत से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। और सबसे खास बात, उन्होंने उधार के बिंबों की जगह एकदम ताज़े और स्वदेशी प्रतीकों के इस्तेमाल की वकालत की। भाग 3, नकेनवाद बनाम प्रयोगवाद, वैचारिक टकराव। अब असली मजा तो तब आता है जब हम नकेनवाद के इन जमीनी आदर्शों की तुलना उस समय के स्थापित और शक्तिशाली प्रयोगवाद से करते हैं, जिसका नेतृत्व अज्ञेय जैसे दिग्गज कर रहे थे। एक तरह से ये एक छोटे से विद्रोही गुट की साहित्य के सबसे बड़े और स्थापित ढांचे के साथ सीधी टक्कर थी। अगर हम इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो अंतर एकदम साफ नजर आता है। जहां प्रयोगवाद इंसान की कुंठा, अकेलेपन और एक भारी भरकम पश्चिमी आधुनिकतावाद में उलझा हुआ था, वहीं नकेनवाद भाषा की शक्ति और हमारे अपने स्वदेशी अनुभवों को केंद्र में ला रहा था। प्रयोगवाद का नेतृत्व एक ही व्यक्ति के पास था, और इसका सुर काफी हद तक निराशावादी था। इसके ठीक उलट नकेनवाद तीन कवियों का एक सामूहिक प्रयास था, जो एक बहुत ही संतुलित, सकारात्मक और जड़ों से जुड़ा हुआ नजरिया पेश कर रहा था। सच कहूं तो ये सिर्फ दो शैलियों का टकराव नहीं था, बल्कि हिंदी साहित्य की आत्मा को बचाने की लड़ाई थी। भाग 4, अग्रदूत त्रयी, आंदोलन के शिल्पकार। तो चलिए अब मिलते हैं उन तीन दिग्गजों से जिन्होंने इस पूरे आंदोलन की नींव रखी और इतना बड़ा जोखिम उठाया। सबसे पहले आते हैं नलिन विलोचन शर्मा।
ये इस ग्रुप के मुख्य सिद्धांतकार और दूरदर्शी आलोचक थे। उन्होंने ही नकेन पत्रिका और इस आंदोलन के घोषणा पत्र को एक तेज वैचारिक और आलोचनात्मक आधार दिया था। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सिर्फ कविता लिखना नहीं थी, बल्कि अपनी किताब साहित्य का इतिहास दर्शन के जरिए हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विश्लेषण के तरीके को पूरी तरह से बदल देना था। दूसरे स्तंभ थे केसरी कुमार। इन्हें आप इस पूरे आंदोलन का इंजन कह सकते हैं। ये एक ऐसे एक्टिव साथी थे जो कभी भी पुरानी चीजों से संतुष्ट नहीं होते थे। उन्होंने कविता में हमेशा कुछ नया करने और ताजे बिंबों के इस्तेमाल पर जोर दिया। उनकी इसी लगातार वैचारिक बेचैनी ने नकेनवाद को कभी भी ठहरने या बासी नहीं होने दिया। और तीसरे हैं नरेश मेहता। इन्होंने इस आंदोलन के डीएनए को सफलतापूर्वक साहित्य की मुख्य धारा तक पहुंचाया। शुरुआत में इस विद्रोही समूह का हिस्सा रहने के बाद वे आगे चलकर हिंदी के बहुत बड़े और प्रतिष्ठित कवि बने। उन्होंने संचय की एक रात जैसी महान रचनाएं लिखीं और साल 2000 में उन्हें भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी नवाजा गया। यह साबित करता है कि नकेनवाद से जुड़े लोगों में कितनी असाधारण प्रतिभा थी। भाग 5 स्थायी साहित्यिक विरासत, पटना से आगे। अब सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन सिर्फ पटना तक ही सिमट कर रह गया था, और क्या समय के साथ इसके तीनों स्तंभों के अलग अलग दिशाओं में चले जाने से यह आंदोलन विफल हो गया? बिल्कुल नहीं। इनका असर इतना गहरा था कि इसने हिंदी साहित्य के परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उनकी विरासत की कहानी दरअसल बहुत व्यापक है। उन्होंने उस दौर के उस एकाधिकार को तोड़ दिया जिसने ये भ्रम पैदा कर दिया था कि कविता लिखने का सिर्फ एक ही सही तरीका है। नकेनीवादियों ने साबित कर दिया कि एक ही समय में एक साथ कई अलग अलग और स्वदेशी काव्य दृष्टियां मौजूद हो सकती हैं। उन्होंने स्थानीय बोलियों और जमीनी अनुभवों को वो साहित्यिक सम्मान दिलाया जिसके वो असल में हकदार थे, और उनके इसी सामूहिक प्रयास ने आगे चलकर कई और प्रगतिशील आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा का काम किया। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ इस एक बात में छिपा है। उन्होंने किसी भावना या किसी जटिल विचार को नहीं, बल्कि शब्द को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने ये सिखाया कि जब भाषा अपनी सबसे शानदार और उच्चतम अवस्था में पहुंचती है, तब जाकर वो कविता बनती है। तो चलते चलते एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल हमारे जहन में आता है। आज जब हम सोशल मीडिया और फटाफट मैसेजिंग की दुनिया में जी रहे हैं, जहां शब्दों को अक्सर छोटा और विकृत कर दिया जाता है, आइए एक पल के लिए सोचें, क्या हमारी आधुनिक भाषा आज भी अपनी उस उच्चतम संभावना का सम्मान कर पा रही है जिसकी वकालत नकेनवाद ने की थी, या फिर शब्दों को महज एक इस्तेमाल करके फेंक दिए जाने वाले सस्ते टूल में बदल दिया गया है? नकेनवाद का वो भाषाई संघर्ष आज भी उतना ही प्रासंगिक है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। उम्मीद है इस विश्लेषण से भाषा और कविता को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा।